Listening to the beat and the funky, funky rhymes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया हो गए। चलिए, आज हम लोग अपने इंग्लिश मीडियम के बैच में यह सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर कितना होता है। ठीक है ना। इसमें हम लोगों को 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, आता था किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है ना। ये बहुत ही हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है, बोथ बोर्ड एग्जाम्स एंड कंपटीशन। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और साइन क्या होता है, अपोजिट। ठीक है ना, याद आ रहा है। तो चलिए, तो अब इसमें क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसके दोनों चार्ज को जो जोड़ने वाली रेखा होती है, उस जोड़ने वाली रेखा को आप आगे या पीछे से बढ़ा दो तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है ना। इसे हम लोगों को एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है। ठीक है ना। एक्सियल लाइन को हिंदी में अक्षीय रेखा हम लोग कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए, ये दोनों को जो जोड़ने वाला रेखा होता है, उसके मिड पॉइंट से जो हम लोगों को परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है। ठीक है ना। यानी हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी बाइसेक्टर लाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर लाइन, या इसको कहा जाता है आपको इक्वाटोरियल लाइन, या इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या इसको एक और नाम दिया जाता है ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है ना। तो वह लाइन जो दोनों डाइपोल को जोड़ने वाली रेखा के मिड पॉइंट से, यह कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है। और इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर अगर पॉइंट अगर दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई जनरल पॉइंट दे दिया गया, कोई पॉइंट पी है। ठीक है ना। और इसका हम लोगों को जो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से इसका अगर कुछ पोजीशन कह दें कि अगर आर है और ये इसे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एंगल थीटा का मतलब क्या होता है कि देखिए इसका जो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शंस होता है उसके डायरेक्शंस, तो डाइपोल मोमेंट के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर है कितना एंगल बना है, थीटा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इसका कोऑर्डिनेट होता है आर कोमा थीटा, और इसको हम लोग कहते हैं पोलर पॉइंट। क्या कहते हैं, पोलर पॉइंट। ठीक है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी। तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आज सीखेंगे कि एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, यानी एक्सिस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाइसेक्टर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पर के किसी पॉइंट पर, यानी हम लोग को इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस क्या होगा, और किसी जनरल पॉइंट यानी पोलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। आज हम लोग यहीं अपने लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए उसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर बता दें, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर अगर लिखना हो तो आप लोग कैसे लिखिए बताइए। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P होता है, यह किसके बराबर होता था, आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे डाइपोल मोमेंट वाला में। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो आप पीछे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए आप इसमें से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, तो Q। ठीक है ना। और दोनों का बीच का जो दूरी है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग दूरी है जनरली क्या करते हैं कि अगर इसको अगर हम लोग D कहें तो ये भी कितना हो जाएगा D, तो दोनों का बीच का दूरी कितना ले लेते हैं, 2D।
देखिए 2D लेने से यह फ़ायदा हुआ कि हम लोग का जो इसके मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को डी बांटने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर डी दूरी लीजिएगा तो डी/2 तो डी/2 आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वह मतलब कि क्या कह सकते हैं, खूबसूरत नहीं लग रहा है या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको हम लोग दोनों जो चार्ज हैं उसके बीच की दूरी कितना लेते हैं, कुछ 2D, ताकि हम लोग को मिड पॉइंट से इसकी दूरी डी आधे पर हो जाए। तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q इंटू दोनों का बीच का दूरी कितना है, 2D। अब देखिए इसका डायरेक्शन से भी दे लो, तो इधर हम एक्सल लाइन की तरफ अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह लेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो यही आई कैप डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसको इसलिए लिखते हैं वेक्टर P बराबर 2QD इंटू आई कैप। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या कर लो कि आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज है -Q और एक है कितना है +Q, और इनके बीच का दूरी कितना है कुछ हम लोगों को, इसके बीच की दूरी को आप मान लो कुछ 2D क्यों माने थे, ताकि इसके मिड पॉइंट से हम लोगों को दूरी लेना आसान हो जाए। तो देखिए मान लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट है या इसका सेंटर है, ठीक है ना। आप इसके मिड पॉइंट कह लो या इसके क्या कह लो, सेंटर, ठीक है ना। तब देखिए इसको हम लोग क्या कहते थे कि दोनों डायपोल में दोनों चार्ज को जोड़ने वाली जो रेखा होता है उसी हम लोग लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा को क्या कहते हैं, आप इसको लाइन को क्या कहते हो, तो कहते हो एक्सियल लाइन। और इसके किसी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर यदि कोई आप पॉइंट लेते हैं तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, एक्सियल पॉइंट। क्लियर। एक्सियल लाइन पर स्थित कोई पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोगों को अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग एक्सियल पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग इस पर डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव चार्ज से लेंगे कि नेगेटिव चार्ज से लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, ना आप नेगेटिव चार्ज से लोगे दूरी ना पॉजिटिव चार्ज से, आप जो डिस्टेंस है वह लोगे कहाँ से, तो डायपोल के सेंटर से। तो डायपोल के सेंटर से इसकी दूरी कुछ कितना मान लेते हैं, R, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कुछ छोटी R है। आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि डायरेक्शंस भी आपको देना होगा, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर्स का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, सुविधा के लिए इस एक्सियल लाइन को हमने कुछ एक्स एक्सिस मान लिया। कितना मान लिया, एक्स एक्सिस, ओके। तो देखिए अब ज़रा गौर कीजिए, इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण अगर निकालना है तो आपको किसके किस कारण होगा, तो डायपोल में दो चीज़ है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या कर लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी निकाल कर उसका क्या कर लेंगे, वेक्टर सम। काफ़ी ईजी चीज़ है ये, आप अलग से मतलब भले ही इलेक्ट्रिक डायपोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिंपल क्या है, यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात तो हम बताए होंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होता है। तो आपको याद होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता था वह उससे दूर होता था, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, K, इसका मैग्नीट्यूड कितना, Q बटा में R²। सिर्फ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अभी होता है उस चार्ज से, ठीक है, याद आ रहा है। तो इसके बाद आपको यह भी दिमाग में रखना होगा कि सर अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो इससे R दूरी पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो आपको याद है ना कि नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज के ओर होता है, चार्ज की ओर होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, K माइनस Q का मॉड बटा में कितना हो गया, R², ठीक है ना। तो आपको इस बात को दिमाग में रखना होगा। एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी होगी तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज और एक्सियल पॉइंट से आपको डिस्टेंस भी ज्ञात होना चाहिए। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जो एक्सियल पॉइंट है इसके बीच का हम लोग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सेंटर दोनों माइनस स्क्वायर प्लस की चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, 2d है। तो बताइए सेंटर और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो d, या सेंटर और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो अभी कितना हो जाएगा, d। ठीक है ना, 2d से तो लिए थे, 2d इसलिए लिए थे कि ताकि दोनों का बीच का दूरी dd हम लोग कर लें। तो अब बताइए पॉजिटिव चार्ज से ए पॉइंट के बीच का दूरी कितना होगा, सोचो खुद सोच लो। तो क्या करेंगे बताइए, या सेंटर से ए की दूरी कितनी है r और ये कितनी है d, तो r में से d क्या करेगा, घट जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा r माइनस d। ठीक है, फिर बताइए नेगेटिव चार्ज से अब दूरी कितना हो जाएगा ए पॉइंट का, तो ज़रा गौर करो, सेंटर से दूरी कितनी है, d है, सेंटर से नेगेटिव चार्ज की दूरी कितनी है, d है, और सेंटर से ए की दूरी कितनी r था, r में क्या होगा, d हो जाएगा, जुट जाएगा। तो कितना हो गया, r प्लस d। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, यहाँ पर नेट कर लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, बराबर कुछ ई मान लेते हैं, ई इसको कुछ ए कह लो, ठीक है ना, एक्सेल पॉइंट पर ये बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए पर एक्सेल पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के चलते इंटेंसिटी, तो कितना लिख लेंगे, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कुछ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितना है। तो आप इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, ई ए बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी कितना होगा। तो चलिए हम लोग दो काम करते हैं, देखो कभी भी वेक्टर टर्म में जाने से बेहतर है कि आप क्या कर लो कि पॉजिटिव जो चार्ज दिया गया है तो पहले उसके कारण ए पॉइंट पर डायरेक्शन देख लो कि कितना है। तो पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट पर, तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अभी होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ई प्लस, ओके, पॉजिटिव चार्ज का ए पॉइंट पर दूर हो गया, ई प्लस की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ई प्लस का देखो डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन क्या दे पाएंगे, आई कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे के क्यू, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मोड तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूरी कितनी है, आर माइनस डी, तो आर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग का इंटेंसिटी होता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर, तो के क्यू बटा में आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इसके डायरेक्शन सब क्या लिख लोगे बताओ, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है, आई के अलोंग, यहाँ पर आई लिख देते हैं। किसी भी वेक्टर्स को लिखते समय ध्यान रखना, पहले उसके मैग्नीट्यूड लिखो फिर उसकी डायरेक्शंस, और डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर सबसे बेहतरीन होता है। फिर प्लस, अब आओ नेगेटिव चार्ज कारण क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो देख लीजिए, तो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है उस लाइन पर, ठीक है ना, ये हो गया ई माइनस। देखिए अब ई माइनस को लिखते हैं, तो ये बताइए ई माइनस का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो नेगेटिव एक्स में क्या देता है, माइनस आई कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो सिंपल लिखेंगे के माइनस क्यू का मॉड बटा में दूरी कितनी है माइनस क्यू और ए के बीच, आर प्लस डी का स्क्वायर, और बताइए उसकी डायरेक्शंस कितनी हो जाएगी, तो माइनस आई कैप। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे बताइए, तो हो जाएगा के क्यू बटा में आर माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, आई कैप है, देखिए ये तो माइनस क्यू का मोड तो प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो जो माइनस के, फिर इसको माइनस क्यू का मोड को प्लस क्यू लिख लेते हैं बटा में आर प्लस डी का होल स्क्वायर इनटू आई कैप। आप चाहो तो इसमें से के क्यू आई कैप है कॉमन आ जाएगा, तो लिख लीजिए के क्यू आई कैप कॉमन लीजिए, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 बटा में आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में आर प्लस डी का होल स्क्वायर। देयरफॉर ये बराबर क्या मिल गया सर, के क्यू आई कैप 1 बटा में आर माइनस
डी का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं अपना गुना भागा। देखिए ये हो जाएगा के क्यू आई कैप। इस दोनों का हम लोग का एलसीएम कितनी हो जाएगी बताइए। दोनों का गुणनफल r माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा r प्लस डी का एल स्क्वायर। इसमें जाएगा तो r प्लस डी स्क्वायर बचेगा माइनस, फिर इसी अब भागा कट जाएगा तो फिर कितना बचेगा माइनस r माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो के क्यू आई कैप। अब बताइए r माइनस डी और r प्लस डी है तो इन दोनों को ऊपर स्क्वायर हम लोग कॉमन लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं r माइनस डी इंटू आर प्लस डी। ये दोनों को मिला के स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यानी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd फिर माइनस। ओके, तो फिर कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd। ठीक है। अब इसको फिर कैलकुलेशन कर लो। तो ई ए बराबर के क्यू आई कैप। फिर देखिए ये देखिए क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी आप लिख सकते हैं नीचे में तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब पूरे पर किया हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप ब्रैकेट तोड़ लो, ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd ब्रैकेट में माइनस आर स्क्वायर फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस डी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 2rd। ठीक है। अब जो इसमें कट रहा है जो मर रहा है उसको कटा दो मार दो, तो कौन कौन मरेगा बताइए। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर खत्म, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर खत्म, और ये 2rd और 2rd वो सॉरी यहाँ पर प्लस ना प्लस 2rd है, तो 2rd और 2rd कितना हो जाएगा 4rd। तो देखिए कितना हो जाएगा ई ए बराबर कितनी हो जाएगी के क्यू आई कैप, और 2rd और 2rd कितना हो गया तो 4rd, और नीचे में कितना हुआ तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को डाइपोल मोमेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना है बताइए। जो वेक्टर p है तो वेक्टर p का वैल्यू कितना के बराबर बताओ। तो कितना लिखोगे किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q, दोनों के बीच की दूरी कितना है 2d, डायरेक्शंस कितना है डाइपोल मोमेंट की तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी आई कैप, यानी आप इसको 2qd आई कैप जो टर्म है उसको आप लिख सकते हैं कितना वेक्टर p। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आओ ये बराबर 4 है, 4 को क्या कर सकते हैं इसमें से 2 दूनी 4 2 कर लेते हैं, तो इसमें से 2 हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं 2k। ठीक है। इनटू देखिए यहाँ पर इसमें 2 बचा है 2q और डी आई कैप इनटू यह r बचेगा हम लोग को, और नीचे में कितना हो गया तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो जो 2qd आई कैप है उसको आप क्या कर सकते हैं वेक्टर p नहीं कर सकते हैं। देखो ना इससे क्या अंतर नहीं पड़ा 2 दूनी का 4 के क्यू डी आर आई कैप है कि नहीं है। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं वेक्टर p। तो इस तरह से देख लीजिए हो जाएगा ई ए बराबर 2k और 2qd आई कैप तो वेक्टर p इंटू आर बचा हुआ है और बटा में हो गया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यह हमारे पास एक रिजल्ट मिला। ठीक है। तो देखिए यह जब हम लोग का जो रिजल्ट है यह रिजल्ट में क्या होता है कि जो आर है वह दोनों जो डाइपोल में चार्ज है उसके बीच की दूरी की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, तब यह रिजल्ट हम लोगों को काफ़ी हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है प्रॉब्लम्स को बनाने में। लेकिन जनरली हम लोगों को क्वेश्चंस में ये दिया रहता है कि हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट डाइपोल है। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि डाइपोल बहुत छोटा है, यानी डाइपोल में दोनों जो चार्ज है उसके बीच की दूरी का है काफ़ी कम है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आर होता है डी की तुलना में बहुत बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है ना। तब हम लोग इसी को हम लोग स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन 1।
फॉर शॉर्ट डाइपोल। ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि जो आर है वह बहुत बहुत बड़ा है दोनों के बीच की दूरी डी की तुलना में। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है हम लोगों को कि जो अगर आर स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर डी स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। जब आर डी से बड़ा है तो उसमें स्क्वायर तो और 9 से बड़ा हो जाएगा। तो अब नीचे वाला जो टर्म है यानी आर स्क्वायर, बहुत बड़े टर्म में से एक छोटे टर्म को अगर घटा लोगे तो हम लोग उसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 अरब रुपया है किसी के पास, उसमें से आप 100 रुपया निकाल लोगे ही तो वो 1 अरब ही निकाल आएगा। उसमें क्या अंतर पड़ जाएगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर, यानी बहुत बड़ी में से अगर छोटी घटाओगे तो उसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो देयरफॉर ई ए बराबर कितना होगा 2k वेक्टर p इंटू आर, और नीचे कितना हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर डी स्क्वायर को अब आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर और फिर स्क्वायर, ओके। तो कुल मिला के हो जाएगा आपको सर 2k फैक्टर p r और r के पावर 4। तो इस तरह से हम लोगों को जो r है यहाँ पर 4 सेकेंड डिल करके कितना होगा r के पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो रिजल्ट आ गया फाइनल कि सर एक्सियल पॉइंट पर जो हमारा इंटेंसिटी होगा वह कितना होगा 2k वेक्टर p बटा में r q। ठीक है ना, लेकिन इस रिजल्ट में ध्यान रखना होगा कब, तो ये हम लोगों को होगा कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, यानी r का मान d से बहुत क्या है, बहुत अधिक है तब। ठीक है ना, तो जनरली हम लोग को देखो बोर्ड एग्जाम्स में इसी रिजल्ट पर हम लोग को सवाल आते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब हम लोग को इसे मिक्सअप करके सवाल आते हैं तो इस रिजल्ट का काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो एक्सियल पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए 2 पॉजिटिव चीज़, k पॉजिटिव चीज़, r q पॉजिटिव है, दूरी तो मतलब कभी निगेटिव होती ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो e है एक्सियल पॉइंट जो जिसकी डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन है, वेक्टर p के डायरेक्शन में है। तो इस तरह से दिमाग में रखना होगा कि जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये क्या है p के डायरेक्शंस में है। तो इस तरह से इस पर हम लोग को जो नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी ये हो जाएगा ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस में ही होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण बाइसेक्टर लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होते हैं, 2 सर चार्ज होते हैं। एक चार्ज कितना होता है -q और एक चार्ज कितना होता है +q, ओके। और इसका बीच का जो दूरी है वो कितना कुछ मान लो 2d मानने से क्या एडवांटेज है आपको फ़ायदा पता है। तो देखिए, और दोनों का बीच का जो हम लोगों को ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग कुछ एक्स एक्सिस मान लेते हैं। बाइसेक्टर पॉइंट क्या होता है, देखो दोनों का ये जो सेंटर है मिड पॉइंट है, इस सेंटर से हम लोगों को खींची गई या हम लोगों को नॉर्मल लाइन। ठीक है ना, ये जो हम लोगों को नॉर्मल लाइन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाइसेक्टर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन, ओके। अब देखो यहाँ पर कोई तुम इक्वेटोरियल पॉइंट कुछ भी ले लो, बी क्या है, इक्वाटोरियल पॉइंट, इसको हम लोग हिंदी में विषुवतीय बिंदु कहते हैं। तो इक्वेटोरियल जो पॉइंट बी है उसका हम लोगों को सेंटर से ये दूरी कितना कुछ मान लेते हैं r, ये दूरी कितना है कुछ r है। ठीक है, तो देखिए फिर वही बात है कि सर बी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके पहले निकालना होगा कि बी पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है यह। ठीक है ना, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज से बी पॉइंट का हम लोगों का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो निकाल लोगे, तो बोलो कैसे निकालेंगे। तो यह हमारे पास क्या है नॉर्मल है, तो नॉर्मल के सामने को आप यह क्या कहते हो बताओ हाइपोटेनस। तो यह हम लोगों को दूरी कितनी हो जाएगी, तो सर यह हो जाएगी d, और यह भी कितनी है d है। तो बताओ हाइपोटेनस बराबर, ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हो। तो h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ भी हम लोग कितना हो जाएगा d और r है, तो ये भी हो जाएगी r² प्लस d² का अंडर रूट।
यानी यह बात क्लियर है, जो बी दोनों ही चार्ज से जो पॉइंट बी की दूरी है वो हम लोगों को क्या है, सेम है और कितने के बराबर है, तो √r² प्लस d²। चलो अब हम लोग देखते हैं कि सर बी पॉइंट पर हम लोग का इंटेंसिटी क्या होगा। तो आपको देखो बी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है डायपोल कारण, तो पहले आपको पॉजिटिव चार्ज करंट निकालना होगा, फिर नेगेटिव चार्ज करना, फिर दोनों क्या करना होगा, वेक्टर सम। तो देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी रिलेशन क्या हो जाएगी, तो इसी लाइन पर देखो ये होगा, तो क्या होगा, ई कुछ हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा। ठीक है, फिर बताओ नेगेटिव चार्ज कारण होगा, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रवेश करता है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसी की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। तो कितना हो जाएगा, ई कुछ माइनस। ओके, तो देखते हैं कि ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू क्या है, ज़रा गौर करो। देखिए इन फिगर ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है वह अगर हम ई कहें तो ई बराबर कितना लिख सकते हैं बताइए, तो KQ बटा में r² प्लस d² के √² ठीक है ना। तो इस तरह से यह वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए इसका मान हो जाएगा आपको KQ बटा में r² प्लस d², रूट स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ यह पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से बताइए नेगेटिव चार्ज के कारण हम लोगों को मैग्नीट्यूड क्या है इंटेंसिटी का, तो कितना हो जाएगा, K माइनस Q का मॉड बटा में, ये भी दूरी कितनी है, तो सर √r² प्लस d² का स्क्वायर। तो ये आपको भी कितना हो जाएगा, K माइनस Q का मॉड कितना लिख लोगे, Q बटा में रूट का फिर स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो r² प्लस d²। ठीक है ना। आप इस चीज़ को भी क्या कर सकते हो, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड यह भी ई के बराबर था तो इसको भी, यानी यहाँ पर साफ बात है कि जो दोनों के कारण हम लोग का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हम लोग का है, बी पॉइंट पर सेम है। जरा गौर करो कि अगर हम लोग इसको कुछ थीटा एंगल का है, देखते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, इसको थीटा एंगल का है, तो ये भी हम लोग को सिमेट्री से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब क्या कर लो कि आप एक लाइन खींचो जो एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। तो आप क्या देखोगे, अगर थीटा एंगल है तो ये भी आपको थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये भी फिर यह जब थीटा है तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा। क्यों, तो देखिए यह इसके दोनों के बीच का लाइन कितना है, थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा हम लोग को, थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से यह दोनों वेक्टर से उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कुछ 2 थीटा। अब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, तो दोनों को एकदम एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बाइसेक्टर पॉइंट पर हम लोग को जो डायरेक्शंस हो जाएगा वह किधर हो जाएगा, तो देखिए यह पॉजिटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है ना। तो ई भी क्या है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो चलिए देखते हैं कि ई बी का हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो बोलिए हम लोग को जो ई बी वेक्टर है वो क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बाइसेक्टर पॉइंट, हम लोग को इसको ज्ञात करना है। तो देखो नहीं क्या कि ये भी वेक्टर निकालने के आपके पास है बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उसी में से हम एक तरीका का इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों ही जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, कुछ 2 थीटा है। अगर इसको हम लोग थीटा कहें तब थीटा का मान तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तब आपको पता है कि जब हम लोगों को दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वह उसका जो डायरेक्शंस होता है क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या किसके अलोंग आ जाएगा, तो यह आ जाएगा जो हम लोगों को डायपोल का एक्सिस है उसके हम लोगों को पैरेलल, उसके समानांतर। ठीक है ना। और ई बी का डायरेक्शन जो है वो एक्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, यानी यह जो ई बी वेक्टर है उसका हम लोग का जो अगर मैग्नीट्यूड अगर ई बी कहें तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या कर लो कि जो ई बी वेक्टर है
उसका मैग्नीट्यूड कितना कुछ कर लेते हैं ए बी, और डायरेक्शंस कितना हो जाएगा माइनस आई कैप। तो पहले देखते हैं कि सर ए बी बराबर क्या होगा, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है ना। दो वेक्टर्स का रिजल्ट कैसे, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ई गुना ई अब कॉस, अब दोनों के बीच का एंगल का थीटा थीटा 2 थीटा का अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ई स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 2 थीटा का अंडर रूट। आप यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 ई स्क्वायर। और बताइए 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग को याद है ही कि चूँकि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद आ रहा है, आप इस चीज़ का यूज़ कर लो। तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इधर इसको ले दो बराबर कितना आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें डाल दो। तो इसके जगह पर क्या लिखते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बी पॉइंट पर आपका इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना होगा 2 स्क्वायर, तो 2 2 है तो 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर का एक ई हो जाएगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो ए बी बराबर कितना होगा 2 कॉस थीटा। तो देखिए 2 ई का मान आप निकाल लिए थे, ई बराबर क्या था, तो पॉजिटिव चार्ज का मॉड और नेगेटिव चार्ज का जो मॉड है वो बराबर आ गया था के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डाल लो, ई के जगह पर कितना लिख लें के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना, एन टू कॉस थीटा, ठीक। तो देखिए अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बेस अब बटा में हाइपोटेनस। तो देखिए तो चूँकि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस कितनी हो जाएगी डी, हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए इसको इसमें रख दो तो कितनी हो जाएगी ए बी बराबर 2 के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरह से लिख सकते हैं आप ए बी बराबर 2 के क्यू डी बटा में, ये देखो ये पावर 1 है, ये कितना 1 बटा में 2, तो इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पावर 1 और 1/2 तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 2, ठीक है ना। लेकिन अब इसको वेक्टर टर्म में लिखते हैं कि ई बी वेक्टर बराबर इसका मैग्नीट्यूड कितना ए बी, इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी हम कितना निकाल सकते हैं माइनस आई कैप निकाल के रखे हैं माइनस आई कैप। तो इस तरह से आपको हो जाएगा ए बी बराबर ए बी का मैग्नीट्यूड 2 के क्यू डी बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर में 3 बटा में 2, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, ठीक है, यह हुआ। तो आप इसको डायपोल मोमेंट वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो किधर होगा, देखो ये वेक्टर पी, यानी कि इसका आई के डायरेक्शंस में, चूँकि वेक्टर पी बराबर, तो वेक्टर पी बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी क्यू, उसके बीच का दूरी 2d और इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा आई कैप। तो इस तरह से फिर अगेन वेक्टर पी बराबर आपको आ गया 2qd आई कैप, यानी यहाँ पर जो 2qd आई कैप है उसको आप लिख सकते हैं वेक्टर पी, तो लिख दीजिए। तो ए बी वेक्टर बराबर हो जाएगी के 2qd आई कैप, माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं, बटा में कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर में कितना 3/2, और 2qd आई कैप के लिख सकते हैं वेक्टर पी। तो इस तरह से आपको बाइसेक्टर पॉइंट पर इंटेंसिटी मिल गया कितना, तो देखिए माइनस के 2qd आई कैप कितना वेक्टर पी बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आप पावर में कितना 3 बटा में 2, यह आपका।
तो देखो अब बात करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब आप लोग बता चुके थे कि जो हम लोगों को आर का जो है वैल्यू है डी की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी यहाँ पर फिर हो जाएगा कितना कि जो आर स्क्वायर है, ठीक है ना, वो डी स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर एक छोटी क्वांटिटी जोड़ दोगे तो उसको हम लोग आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को पास अगर 1 करोड़ रुपया है, अगर उसमें 1 रुपया दो दोगे तो उसको 1 करोड़ ही कहोगे, ठीक है ना। तो लगभग 1 करोड़ कहलाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर स्क्वायर। बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर छोटी क्वांटिटी जोड़ देंगे उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेशन है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर बराबर माइनस के वेक्टर पी, और ये कितनी हो जाएगी कुछ आर स्क्वायर, ठीक ना, और पावर में कितनी है 3/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको बाइसेक्टर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है कितना मिल गया माइनस के वेक्टर पी बटा में आर क्यू, ठीक है ना, या ठीक है ना। लेकिन यह सिर्फ किसके लिए वैलिड है तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिला कि देखो जो बाइसेक्टर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। यानी दोनों का जो बीच का एंगल है वो कितना हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन है इसके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको हम लोग को नेट यहाँ पर निकालने का एक और तरीका हम लोग को हो सकता है, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं कैसे। हो गया। ले आओ थोड़ा सा दोनों की फ्रेश होकर पढ़ो तैसा हम बैठ के हो ये भी। तो 7 बजे तो 7:30 में उठल तो ना हो तो मार लतिया देम ना हो कि तो चिन्हत नहीं के भी हमरा के। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि बाइसेक्टर सर पॉइंट पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो देखिए उसका दूसरा हम लोग का तरीका क्या हो सकता था। तो देखो यहाँ पर तरीका वही है, थोड़ा सा उसमें केवल अंतर पड़ जाएगा नेट निकालते समय। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण बी पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज से दूर, इसका मैग्नीट्यूड कितना कुछ मान लेते हैं ई। तो जो ई है ई मान लेते हैं, यानी ई प्लस का जो मॉड था वो किसके बराबर था ई, और ये कितना हो गया था तो के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ये हो जाएगी के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह से बताओ सिमेट्रिक केस है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है क्यू, दूरी कितना आर, तो इसके कारण भी इस पर मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी तो ई हो जाएगी। ओके तो देखो यानी नेगेटिव चार्ज के कारण भी हम लोग को जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है इतना ही के बराबर है, ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब देखो अगर हम लोग बी पॉइंट पर एक लाइन खींचे जो हम लोग को डाइपोल एक्सिस के पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ज़रा गौर करो ये जो ई है इस ई को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये अगर थीटा माने तो यह भी आपको कितनी हो जाएगी सर थीटा, यह भी कितना हो जाएगा थीटा। तो देखो इस वेक्टर ई को 2 कंपोनेंट में तोड़ लो, एक क्या तो इसके पैरेलल, ठीक है ना, एक्सिस के पैरेलल, तो कितनी हो जाएगी तो सर ई कॉस थीटा, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड फिर जितना एंगल बनता है उसका कॉस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा तो ई साइन थीटा।
ठीक है। उसी तरह से अब नीचे वाले को भी तोड़ लो, तो बताओ ई, तो इसका हम लोग का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा, और फिर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा नीचे की ओर कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप यहाँ पर अगर इसे जूम कर लें कि सर इसको अगर आप लोग एक्स एक्सिस कह लो, इसको अगर वाई एक्सिस कह लो, ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। तो नेट जो हम लोग का इंटेंसिटी और एक्स के लॉन्ग जो क्या हो जाएगा, हम लोग को दोनों जुट जाएगा। तो इस प्रकार से बी पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों का हम लोग को वेक्टर सम्स, ठीक है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी बराबर कुछ ए बी वेक्टर कहा जाए, तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना कुछ ई बी, फिर अगेन इसका डायरेक्शंस किधर हो जाएगा, तो इधर माइनस आई कैप, तो कितना हो जाएगा, तो बताओ माइनस आई कैप, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो नेट जो इंटेंसिटी आया वो कितना आया, इधर आया। ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी, और इस ई बी का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर था, ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा। तो इस तरह से आपको हो सकता है कि ए बी वेक्टर बराबर ई बी यानी 2 ई कॉस थीटा फिर माइनस आई कैप। तो जिस तरह से हम तो फिर उसके बाद जितना उसे अप्रोच किए थे कॉस थीटा का ई का मैन रखे थे, उस तरह से फिर आप अप्रोच कर सकते हैं, माने। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल कारण एक्सियल पॉइंट पर और बाइसेक्टर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है उसका हम लोग को थोड़ा रिजल्ट समराइज़ कर लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग को कोई डायपोल है, उसको किसी वेक्टर पी उसका डायपोल मोमेंट है, तो देखिए तो जो एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो हम लोग का इंटेंसिटी होती है वो क्या था, 2k वेक्टर पी आर बटा मार उसका टी स्क्वायर के पावर में 4। कब, जब हम लोगों को जो डायपोल से जो एक्सियल पॉइंट ए है वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर है। लेकिन जो हम लोग का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डायपोल, यानी ये हम लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यह जो इंपॉर्टेंट होता है कि शॉर्ट डायपोल के लिए जो हमारा जब आर का मान डी से बहुत बड़ा होता है, तो इसको याद रखना कि एक्सियल पॉइंट पर कितना होता है 2k पी बटा में आर क्यू, और इस k को भूलना मत, वहीं कूलम्ब्स लॉ वाला 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर जब इसको वैक्यूम में रखा गया है तब, अगर मीडियम में रखे गए तो इसमें एप्सिलॉन आर से फिर क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, ठीक है ना। यह होता है 2k पी, और इसमें यह भी जल देंगे कि जो एक्सियल पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पर भी अगर यह आर दूरी कर लेते हैं तो क्यों पूछता है कि बताओ यहाँ पर कितना होगा, उतना ही वैल्यू होगा, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है ना। देखो कहीं भी आप एक्सियल पॉइंट के किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटेशन होगी वो क्या होगी, डायपोलमेंट के वेक्टर के अलॉन्ग होगी, चाहे उसके आगे हो चाहे पीछे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं बाइसेक्टर पॉइंट पर। देखिए तो बाइसेक्टर पॉइंट पर जो हम लोगों को, यह हम लोग को डायपोल है और उससे हम लोगों को यह 90 डिग्री पर हम लोग आर डिस्टेंस पर पॉइंट कितना है, बी है, कि उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर पॉइंट। तो बाइसेक्टर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी डायरेक्शंस होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह क्या होती है कि डायपोलमेंट वेक्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी इसके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है फॉर्मूला, तो -k वेक्टर p बटा में आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के पावर में 3 बटा में 2। और अगर शॉर्ट डायपोल की बात करें तो हम लोग को होता है -kp बटा में आर क्यू। माइनस साइन बता रहा है कि जो बाइसेक्टर पॉइंट पर इंटेंसिटी है वो वेक्टर p के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से यह दोनों रिजल्ट को आपको एकदम याद रखना होगा, ठीक है ना। और एक इसमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव आपको बार बार पूछ देता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में एक बहुत पूछता है कि फॉर शॉर्ट डायपोल एट सेम डिस्टेंस आर, जो इंटेंसिटी का एक्सियल पॉइंट पर और जो बाइसेक्टर पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना हो जाएगा, बताओ। उसका रेशियो तो 2k पी बटा में आर क्यू, और ये कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा kp बटा में आर क्यू। सिर्फ मैग्नीट्यूड तो माइनस खत्म हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात कर लोगे तो kp बाई आर क्यू, kp बाई आर क्यू खत्म, तो कितना होगा 2:1, यानी कितना होगा 2:1। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं कि अगर हमारा जो शॉर्ट डायपोल है, तो शॉर्ट डायपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट, पोलर पॉइंट पर हम लोगों को
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को चीज़ होगा। अभी तक आप लोगों ने एक्सियल पॉइंट और बाइसेक्टर पॉइंट पर देखा था, जो दो स्पेशल केस होते थे, और कुछ मान लो कि कुछ एंगल पर दे दिया कि इंटेंसिटी क्या है, तो आप लोग समस्या हो जाएगी। तो चलो उसी का अब हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को दो तरीका से पढ़ते हैं, एक अभी जो बताएंगे, एक दूसरा होता है पोटेंशियल मेथड। तो पोटेंशियल मेथड आपको पोटेंशियल पढ़ाने के बाद, और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक हम लोग को चालाकी वाला मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर पी। यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल ही लेना होगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना वेक्टर पी है, जिससे हम लोगों को आर दूरी पर एक पॉइंट डी स्थित है, जो कितना एंगल डाइपोल मोमेंट वेक्टर से बना रहा है, थीटा। तो इस तरह से इसका पोलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगी आर कोमा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपको डी पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर अब एक चालाकी किया जाता है। चालाकी क्या किया जाता है कि वेक्टर पी को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। वेक्टर पी को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। ब्रेक्स वेक्टर पी इन टू कंपोनेंट, ठीक है ना। कौन कौन, तो पहला वन पैरेलल टू लाइन ओडी, उसको हम कुछ कर लेते हैं P1, ठीक है ना। तो बताओ एक इसके अलॉन्ग या कुछ P1 कर लो, ठीक है ना। तो P1, तो P1 बार कितना हो जाएगा, तो P cos थीटा, ओके। फिर देखिए जो दूसरा हो, अब आपके पास दो दो डाइपोल हो गए। एक का डाइपोल मोमेंट कितना कुछ हो गया, P1 बराबर P cos थीटा, और दूसरा कितना हो गया कुछ P2 बराबर P sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चालाकी कर लेंगे कि हम लोग दोनों डाइपोल के कारण बारी बारी से डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा, तो जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसका रिजल्ट का हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो बताइए P1 के लिए D कैसा है, तो इसको भूल जाओ। तो डी पॉइंट क्या है, तो P1 के लाइन पर ही स्थित है, यानी डी क्या है, एक्सियल पॉइंट है, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हैं कि फॉर P1 D इज एक्सियल पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट D ड्यू टू P1, तो कितना हो जाएगा कुछ E1 बराबर, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2K P1 बटा में RQ। तो 2K और P1 बराबर कितना हो जाएगा, P cos थीटा बटा में RQ, ओके। फिर उसी तरह से बता दो, हाँ अभी फिर E1 का डायरेक्शंस किधर हो जाएगी, तो E1 की जो डायरेक्शंस हो जाएगी, तो बताओ एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शंस होता है वह उसी लाइन के अलॉन्ग होता है, और डाइपोल मोमेंट की ओर होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग को E1, ठीक है। अब बताओ दूसरा वाला P2, तो P2 के लिए ये हम लोगों को लाइन कैसा है, तो देखो अब P1 को आप भूल जाओ, तो P2 क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर यानी डी पॉइंट क्या होगा, P2 के लिए किसका काम करेगा, तो बाइसेक्टर पॉइंट का काम करेगा, ठीक है ना। बाइसेक्टर पॉइंट लाइन क्या होता था, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर, तो यह परपेंडिकुलर है ही, यानी P2 के लिए डी क्या होगा, तो बाइसेक्टर पॉइंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड फॉर P2 D इज बाइसेक्टर पॉइंट, सो इसको आप बाइसेक्टर पॉइंट भी कह सकते हो या इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हो, कोई भी कह सकते हैं इक्वेटर में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट D ड्यू टू P2, तो बताइए बाइसेक्टर पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको रिजल्ट याद है, ये सर ई वेक्टर बराबर वेक्टर माइनस KP बटा में वेक्टर RQ। तो वहाँ पर वेक्टर टर्म, तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लो, तो मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो K P2 अब बटा में RQ। अब P2 बराबर कितना हो जाएगा, तो P sin थीटा, ठीक है ना। अब बटा में कितनी हो जाएगी, RQ। अब डायरेक्शन सर क्या होगी, तो बाइसेक्टर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शंस उस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शंस में होता था, याद आ गया, यस सर। तो किधर हो जाएगा बता दीजिए, ये जो P2 है, तो P2 के कारण इसके ठीक अपोजिट में, या ये हो जाए कुछ 1 2, और ये दोनों का बीच का जो एंगल है कितना है, कुछ 90 डिग्री,
अरे P2 के एकदम अपोजिट में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि D पॉइंट पर आपको दो वेक्टर मिल गए, एक मिल गया E1 और दूसरा मिल गया E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप इस दोनों का जो रिजल्टेंट है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा ED वेक्टर हो गया, जो हम लोगों को E1 से अगर कहें कि इस लाइन से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो इस ED वेक्टर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड और अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पोलर पॉइंट D कितना कुछ ED वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो कुछ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ठीक है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि E1 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, E2 के है, ठीक है ना। तो ED का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना के बराबर हो जाएगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट, और E1 का वैल्यू आपको निकला गया था कितना 2kp cos थीटा बटा में RQ का स्क्वायर, और E2 बराबर कितना था, तो kp साइन थीटा बटा में RQ का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्वायर करो तो दो दूनी का, तो इसमें देखो 2kp बटा RQ, kp बटा, इसमें kp बटा में RQ बाहर निकल जाएगी, kp बटा में RQ का जो स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा साफा। देखो ये अंदर में कितना हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट है। तो इस तरह से आप देखिए कितना हो जाएगा kp बटा में RQ, दो दूनी का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसा रिजल्ट kp बटा में RQ। अब साइन स्क्वायर थीटा को भी cos स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख लो तो कितना होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इस तरह से आपको ED बराबर मिल गया मैग्नीट्यूड में कितना kp बटा में RQ और 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को ये मिल गया। आपको थीटा और R दिया रहेगा, और k का वैल्यू हमेशा वही 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ ED वेक्टर, ठीक है ना, अल्फा बराबर व्हाट। तो बताओ यहाँ से अल्फा, तो अल्फा के सामने क्या क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाए बेस, तो टेन अल्फा कितना हो जाए परपेंडिकुलर भी बेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टेन अल्फा है वो बराबर हो जाएगा सर E2 बटा में E1, और E2 बराबर, तो बताइए टेन अल्फा और क्या लिख सकते हैं, तो सर E2 बटा में E1, और E2 बराबर कितनी हो जाएगी, तो kp साइन थीटा बटा में RQ, और E1 बराबर 2kp cos थीटा बटा में RQ। तो देखिए kp और RQ आपको कैंसिल, तो आपको इधर कितना बच गया, तो साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा। तो इस तरह से आपको टेन अल्फा बराबर मिल सकता है साइन थीटा cos टेन थीटा, तो टेन थीटा बटा में 2, तो अल्फा बराबर हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बटा में 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ना कि अल्फा और थीटा पे 2 मत लिख देना। इसकी अगर बात करें तो बताओ एट एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पर थीटा का मान कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। और ये जो हमारा डायपोल था, तो ये जो R था ये हमारा इधर हो जाएगा कुछ, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ई हम लोगों को एक्सियल पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, तो इसमें देख लो kp बाई RQ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 0 1, तो 3 4, तो कितना होगा kp बटा में RQ 1 प्लस 3 का अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 kp बटा में RQ। उसी तरह से एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा बराबर कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो इस तरह से वेक्टर P है, ये कितनी है हम लोग को 90 डिग्री। तो इस तरह से आपको AB बराबर हो जाएगा kp
बटा में आर की 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। हर थीटा पर 90 डिग्री कर दो तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, KP बटा में RQ। इस तरह से दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ